पूरी की पूरी दुनिया को सुपर हीरोज को बचाते हुए तो हमने बहुत देखा, लेकिन एक बंच ऑफ मिसफिट एंटी हीरोज की बात ही कुछ और होती है, जो मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। और इसी यूनिक और ऑसम सुपर हीरो कॉन्सेप्ट के साथ आई 2016 की द सुसाइड स्क्वाड मूवी, जिसमें कैरेक्टर्स के ऑसम परफॉर्मेंस और पोर्ट्रेयल ने इस मूवी को एक वर्थ वॉच बनाया। और आज की इस वीडियो में आपको इसी मूवी के बारे में और भी ज्यादा जानने को मिलेगा, जिसकी रिक्वेस्ट हमें कमेंट्स में हमारे सब्सक्राइबर्स ने कई बार की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द सुसाइड स्क्वाड 2016 मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस किस तरह की तैयारी एक्टर्स ने अपनी कैरेक्टर्स के लिए की थी। जोकर के मेथड एक्टिंग के दौरान बिहाइंड द सीन एक्टर्स को जैरेड लेटो के कौन कौन से प्रैंक्स का सामना करना पड़ा था, क्या होने वाला था ओरिजिनल आयर कट और कौन कौन से रीजंस ने इसे बर्बाद कर दिया। जानेंगे जोकर के जोकर मोबाइल के बारे में और फाइनली जानेंगे इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स द सुसाइड स्क्वाड इसी नाम की डीसी कॉमिक्स के एंटी हीरोज की टीम है, जिसका कॉन्सेप्ट हमें पहली बार देखने को मिला था डीसी कॉमिक्स की द ब्रेव एंड द बोल्ड की इशू नंबर 25 में, जो पब्लिश हुई थी सितंबर 1959 में। मॉडर्न सुसाइड स्क्वाड के हिसाब से ये टीम बहुत ही ज्यादा अलग थी, जिसमें टीम लीडर कर्नल रिक फ्लैग के साथ कुछ और सोल्जर्स को सुपरनैचुरल थ्रेट से लड़ते हुए दिखाया गया था। ऑफ कोर्स 1987 में इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से री-इन्वेंट किया गया और डीसी कॉमिक्स के लेजेंड्स के इशू नंबर 3 में सुपरनैचुरल एंटी हीरोज को एक साथ लाकर एक टीम फॉर्म करने के कॉन्सेप्ट पर फोकस किया गया। और 2011 की न्यू 52 रीबूट के साथ हार्ली क्विन को भी इस टीम का हिस्सा बनाया गया और इसी कॉन्सेप्ट और टीम पर मॉडर्न डीसीयू की सुसाइड स्क्वाड बेस है। सुसाइड स्क्वाड टीम पर मूवी बनाने का फैसला एक्चुअली वार्नर ब्रोस ने 2009 में ही कर दिया था, लेकिन जब मैन ऑफ स्टील से डीसी एक्शन यूनिवर्स की शुरुआत हुई तब इस मूवी को इस यूनिवर्स का हिस्सा ही बनाया गया, जहां पर 2014 में डेविड आयर को इस मूवी को लिखने और डायरेक्ट करने के लिए हायर किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये बात इतनी भी आसान नहीं है। वार्नर ब्रोस ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्तों का समय दिया था इस पूरी की पूरी कहानी को लिखने के लिए, और उन्हें किसी तरह मूवी का ओवरऑल स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर वार्नर ब्रोस को टाइम पर प्रेजेंट किया, जिसने इस मूवी को बनने में हेल्प की। ऑफ कोर्स 2016 की सुसाइड स्क्वाड धांसू स्टार कास्ट से भरी हुई थी, बट सच तो ये है कि ये स्टार कास्ट ऐसे ही नहीं इकट्ठा हो गई, और इनके पहले भी कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे जिन्हें कंसीडर किया जा रहा था, जिनमें सबसे पहले हार्ली क्विन के रोल के लिए वैसे तो डायरेक्टर डेविड आयर ने मार्गो रॉबी को ही दिमाग में रखकर हार्ली क्विन के कैरेक्टर को लिखा था, लेकिन वार्नर ब्रोस ने एक्चुअली इस रोल के लिए एमा रॉबर्ट्स को भी कंसीडर किया था, लेकिन उन्होंने 2015 की स्क्रीम क्वींस मूवी में काम करने के लिए इस रोल को छोड़ दिया। और इनके अलावा भी एलिसन ब्री, ओलिविया वाइल्ड, एम्बर हर्ड और एमा वॉटसन जैसे एक्ट्रेसेस को इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था। वहीं पर अगर बात करें रिक फ्लैग की, तो इस रोल के लिए पहले टॉम हार्डी को कास्ट कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने रेवेनेंट मूवी में अपीयर होने के लिए इस रोल से ड्रॉप आउट कर लिया, जिसका पछतावा उन्हें आज तक है। और यहाँ पर जोएल किनमन को इस रोल के लिए सेलेक्ट किया गया। वहीं पर डेडशॉट के रोल के लिए हॉलीवुड के ए लिस्ट सुपरस्टार्स को कंसीडर किया जा रहा था, जहाँ पर लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, डैनियल क्रेग, मैथ्यू मैककॉनहे, कियानू रीव्स, इद्रिस एल्बा, जोसेफ गॉर्डन लेविट, रॉबर्ट पैटिंसन जैसे एक्ट्रेसेस को इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन फाइनली इस रोल को विल स्मिथ ने प्ले किया। वहीं पर अगर फाइनली बात करें जोकर की, तो यहाँ पर रायन गॉसलिंग को इस रोल के लिए कंसीडर किया गया था, लेकिन वो इस रोल के लिए मल्टीपल पिक्चर्स के कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर जैरेड लेटो को सेलेक्ट किया गया। अब रोल मिल जाना और उसे प्ले करना दोनों में बहुत अंतर होता है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग एक्टर्स ने अपने अपने कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग तैयारियां की। जैसे कि जोकर के रोल के लिए यहाँ पर जैरेड लेटो ने सबसे पहले तो द डार्क नाइट मूवी को बिल्कुल भी नहीं देखा, ताकि वो अपने जोकर को यूनिक बना सके और वो हीथ लेजर से इंस्पायर ना हो। इसके बजाय उन्होंने आर्खम असाइलम अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ नाम की कॉमिक बुक को पढ़ा, जिसमें जोकर को बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और अनसेटलिंग तरीके से दिखाया गया है। दूसरी ओर उन्होंने घंटों घंटों यूट्यूब पर कई सारे रियल क्राइम के फुटेज भी देखे, साथ ही साथ उन्होंने कई सारे साइट वार्ड्स में भी विजिट किया और कई सारे रियल लाइफ क्रिमिनल्स को भी ऑब्जर्व किया था।
वहीं पर जोकर की पार्टनर हार्ली क्विन का रोल प्ले करने के लिए मूवी के शूटिंग से 6 महीने पहले मार्गो रॉबी ने जिम्नास्टिक्स, बॉक्सिंग, वेपन ट्रेनिंग, एरियल सिल्क ट्रेनिंग और 5 मिनट तक पानी में सांस रोकना तक सीखा। वहीं पर डेडशॉट के रोल के लिए यहाँ पर विल स्मिथ ने नेवी सील और आर्मी रेंजर्स से ग्लॉक 9mm हैंडगन और AR-15 राइफल्स को इस्तेमाल करना सीखा। वहीं पर अमेंडा वॉलर का रोल प्ले करने वाली वियोला डेविस ने M.E. थॉमस की कन्फेशंस ऑफ सोशियोपैथ किताब पढ़ा। चैलेंज अभी एक्टर्स की इस मूवी के लिए खत्म नहीं होती और इस मूवी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज था एक्टर्स के लिए मेकअप चेयर पर टाइम बिताना। जहां पर अगर सबसे पहले बात करें जैरेड लेटो के जोकर की, तो यहाँ पर उन्हें ऑन दी एवरेज 3 घंटे का वक्त लगता था अपने पूरे के पूरे मेकअप, कॉस्ट्यूम्स और विग्स में तैयार होने के लिए। वहीं पर मार्गो रॉबी को अपनी मेकअप, विग और 20 प्रोस्थेटिक टैटूज के साथ तैयार होने में लगभग 3 घंटे तक का ही वक्त लगता था। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा वक्त लगता था आडेवाले अकिन्योए अगबाजे को, जिन्होंने इस मूवी के अंदर किलर क्रॉक का रोल प्ले किया था और वो ऑन दी एवरेज मेकअप चेयर पर 5 घंटे तक का वक्त बिताते थे। अगर आइकॉनिक जोकर है तो उसकी हंसी आइकॉनिक कैसे नहीं होगी। ऐसे में यहाँ पर जैरेड लेटो ने जोकर की हंसी के लिए गॉस्पेल म्यूजिक, शामन्स और क्रिमिनल मैक्सिकन कार्टेल्स का भी इंस्पिरेशन लिया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी हंसी को परफेक्ट करने के लिए न्यूयॉर्क और कनाडा की सड़कों पर आम लोगों के बीच में अलग अलग प्रकार की हंसी को टेस्ट करना शुरू किया और लोगों को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करने वाले ही जोकर की लाइफ आइकॉनिक लाफ बनी। जैरेड लेटो का किस्सा भी यहीं पर खत्म नहीं हुआ। आप में से बहुतों ने मेथड एक्टिंग के बारे में सुना तो जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर जैरेड लेटो ने जोकर के रोल के लिए इसे अपने तरीके से डिफाइन किया, जहाँ पर ऑफ कोर्स पूरी की पूरी मूवी की शूटिंग के दौरान वो अपने कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आए और उन्होंने अपने कई सारे कास्ट मेंबर्स को जोकर जैसे ही अतरंगी प्रेजेंट्स और सुवेनियर दिए, जिसमें मार्गो रॉबी को लाइव रैट्स, विल स्मिथ को बुलेट्स और आदिवाले अकिन्योए आदबाजे को चिपचिपी प्लेबॉय की मैगजीन और ऐसे ही कई सारे अनडिशन्ड गिफ्ट्स पूरे के पूरे क्रू मेंबर्स को बांटे। लेकिन जैरेड लेटो की मेथड एक्टिंग की कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि मूवी के अंदर जहां पर भी आपको हार्ली क्विन और जोकर की सीनलेस और ऑसम केमिस्ट्री देखने को मिली है, उसके लिए जैरेड लेटो ने बिहाइंड द सीन कोई भी रिहर्सल मार्गो रॉबी के साथ नहीं की थी और मूवी में सीन्स के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी बरकरार रहे, इसी के चलते उन्होंने ऑन द सेट ही सारी की सारी चीजों को मार्गो रॉबी के साथ परफॉर्म किया था। इस मूवी के अंदर आपको एक सीन के दौरान फ्लैश भी देखने को मिलता है, जो बेसिकली इस मूवी को वाइडर DCEU से कनेक्ट करता है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीन को एक्चुअली जैक स्नाइडर ने ही अपने हिसाब से द सुसाइड स्क्वाड के लिए डायरेक्ट किया था। 2016 की सुसाइड स्क्वाड मूवी जो हमें देखने को मिली थी, ये एक्चुअली डेविड आयर की ओरिजिनल वर्जन नहीं है और यहाँ पर वार्नर ब्रोस की एक्चुअली दखल अंदाजी की वजह से इस मूवी के 40 मिनट के फुटेज को काटा गया है। जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से वार्नर ब्रोस एक्चुअली इस चीज के लिए 2016 की डेडपूल मूवी से इंस्पायर हुआ था, जहाँ पर वो बेसिकली इसी मूवी की तरह सुसाइड स्क्वाड को भी बहुत ज्यादा कॉमेडिक और कम डार्क करना चाहते थे, जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स और एक्टर्स के सीन्स को बहुत ज्यादा काटा गया है, जिनमें एक्चुअली जैरेड लेटो के जोकर के सीन्स बहुत ज्यादा थे। एंड ऑब्वियसली थैंक्स टू वार्नर ब्रोस हमें जैरेड लेटो के जोकर का ट्रू पोटेंशियल देखने को नहीं मिला। इसके बजाय कई सारे रीशूट्स के साथ इस मूवी को ही पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन अगर सुसाइड स्क्वाड डेविड आयर के हिसाब से गई होती तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती। सबसे पहले इस मूवी को बिगर DCU से बहुत अच्छे से कनेक्ट किया जाता, जहां पर 2018 में ट्विटर पर डेविड आयर ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली उनकी सुसाइड स्क्वाड मूवी एक्चुअली जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग से जुड़ने वाली थी और यहाँ पर इंचैंट्रेस और स्टेपनवुल्फ के बीच में भी कनेक्शन को दिखाया जाता और शायद इसी मूवी के अंदर DC के एक्स्ट्रा डायमेंशन पोर्टल्स यानी बूम ट्यूब को भी इंट्रोड्यूस किया जाता। साथ ही साथ यही मूवी कनेक्शन भी बनती DCU में दिखने वाले न्यू गॉड्स की। जोकर की अनकन्वेंशनल जोकर मूवी एक्चुअली अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल कार है, जहां पर एक्चुअली एक कस्टम मेड कार है जिसे वेड और कंपनी स्पेशल ऑर्डर्स पर बनाती है और इस कार के एक्चुअल डिजाइनर हैं मैट मैकएंटिगार्ट, जहां पर इस कार को एक्चुअली बनाने के लिए कई दूसरी तरह की कार्स के पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर इसकी मेन बॉडी के लिए इन्फिनिटी G35 कार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साथ निसान की VQ 3.5 लीटर V6 इंजन लगी होती है और इसी मेन बॉडी के ऊपर कस्टम काम किया जाता है और इसकी बॉडी को पूरी तरह से रीडिजाइन किया जाता है। और यहाँ पर जब वार्नर ब्रोस की नजर उनके काम पर पड़ी तो यहाँ पर जोकर के लिए एक पिंक
स्पेशल वेडोर कार के लिए ऑर्डर दिया गया। सुसाइड स्क्वाड मूवी को सेलिब्रेट करने के लिए और इस मूवी के एक्सपीरियंस को याद रखने के लिए यहाँ पर एक्टर्स ने अपनी बॉडी के ऊपर एक्चुअली SKWAD यानी स्क्वाड टैटू भी करवाया है, जहाँ पर एक्चुअली विल स्मिथ और मार्गो रॉबी ने अलग अलग एक्टर्स को खुद ही टैटू किया था। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के फाइनेंशियल और क्रिटिकल परफॉर्मेंस के बारे में, जहाँ पर अगर बात करें फाइनेंशियली तो इस मूवी को अब तक $175 मिलियन की बजट पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $746 मिलियन की कमाई हो चुकी है। और अगर वहीं पर बात की जाए क्रिटिकल परफॉर्मेंस की तो इस मूवी को एकेडमी अवार्ड का बेस्ट मेकअप और हेयर स्टाइल तो मिल ही चुका है, साथ ही साथ मार्गो रॉबी को बेस्ट एक्ट्रेस इन एन एक्शन मूवी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड का मिला। लेकिन बावजूद इस फाइनेंशियल सक्सेस और इन अवार्ड्स के भी इस मूवी को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। और अगर यहाँ पर एक्टर्स की परफॉर्मेंस नहीं होती तो शायद ये मूवी उतना बेहतरीन काम नहीं कर पाती। लेकिन इस नेगेटिव क्रिटिकल रिसेप्शन के जिम्मेदार डायरेक्टर डेविड आयर नहीं है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने वार्नर ब्रोस की दखलंदाजी के बारे में बताया, इसी चीज ने इस मूवी का मजा पूरी तरह से खराब कर दिया। जहाँ पर जैसा कि फैंस की बार बार कोशिश की वजह से आखिरकार वार्नर ब्रोस ने स्नाइडर कट को रिलीज कर ही दिया। 2020 में डेविड आयर ने इस बात को क्लेम किया कि वार्नर ब्रोस के पास उनकी मूवी का ओरिजिनल कट मौजूद जरूर होगा और उन्हें बेशक इस मूवी को रिलीज कर ही देना चाहिए। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर फैंस ने रिलीज द आयर कट मूवमेंट की भी शुरुआत की है। लेकिन वहीं पर 2021 में वार्नर ब्रोस की CEO एन शर्नॉफ ने एक्चुअली अब इस बात क्लियर कर दिया है कि डेविड आयर की मूवी को रिलीज नहीं किया जाएगा। जहां पर जेम्स गन की रिसेंट सुसाइड स्क्वाड के वर्जन को डेविड आयर ने बहुत ज्यादा प्रेज किया और उन्होंने वार्नर ब्रोस के द्वारा अपनी मूवी को न रिलीज किए जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उम्मीद करते हैं कि वार्नर ब्रोस बिल्कुल स्नाइडर कट की तरह ही क्या पता 2016 की सुसाइड स्क्वाड को भी रिलीज कर ही दे। तो गाइस ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम 2016 की द सुसाइड स्क्वाड मूवी फैक्ट्स। वेल मेरे हिसाब से इस बात के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं कि वार्नर ब्रोस कभी डेविड आयर के कट को रिलीज भी कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका ओरिजिनल कट कैसा हो सकता था ये देखना बहुत ही ज्यादा ऑसम होता। बाय द वे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। इस चैनल पर 2021 की सुसाइड स्क्वाड मूवी के भी फैक्ट जल्दी ही अपलोड होंगे, तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।